हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसके बारे में स्टडी किया जाता है। उसके बारे में रिसर्च करते हैं और फिर मन बनाते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो इससे पहले कि हम कंपनी के बारे में कुछ भी डिस्कशन स्टार्ट करें, एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि माइक्रो कैप कंपनी में कभी भी आप इन्वेस्ट करने का जब सोचते हैं तो आपको बैक ऑफ द माइंड ये क्लियर होना चाहिए कि ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें पैसा बहुत ज्यादा बन सकता है या पैसा बहुत डूब भी सकता है। तो इट इज अ रिस्की अफेयर और हम लोग यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं इट इज ओनली फ्रॉम द एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। किसी भी तरह का यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। आपको अगर कंपनी अच्छी लगे तो आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट करने का अपना डिसीजन बना सकते हैं। हम लोग का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये रहेगा कि माइक्रो कैप कंपनी को कैसे स्टडी करते हैं, क्या क्या चीज देखते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस। ये ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस में ये कंपनी है। ये जैसे कि मेक माई ट्रिप होता है और ईज माई ट्रिप, ये सब जो कंपनी है लोग क्या करते हैं, ट्रैवल का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वैसी ही एक कंपनी है बट काफी छोटी कंपनी है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है आज के डेट में इट इज ओनली 178 करोड़। तो एक छोटी माइक्रो कैप कंपनी बोल सकते हैं इसको। करंटली ये 222 रुपए पे इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। ऊपर 251 का हाई बनाया है और नीचे 77 का लो बना है। तो 77 का लो के बाद ऑलरेडी काफी अच्छा स्टॉक में राइज आ चुका है। समझने का बात ये रहेगा कि क्या फर्दर अपसाइड पॉसिबल है, क्या बिजनेस में और भी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सब कुछ हम जैसे जैसे कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, जानेंगे, वैसे वैसे हम लोग चीजों को समझते जाएंगे। करंटली ये 19.2 का पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी। बुक वैल्यू कंपनी का 131 है। तो प्राइस टू बुक का अगर मैं बात करूं तो बहुत हाई एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव भी नहीं है, 1.7 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप टू सेल्स इज जस्ट 1.2। तो नॉर्मली इस तरह की जो कंपनी होती है वो इतने सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल नहीं होती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड आप देखो तो ये -10.1% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज -10.5 एंड शायद यही कारण है कि ये कंपनी इतने सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। बट हम लोग को ये नहीं देखना है कि पास्ट में कंपनी ने क्या किया, हमें समझना है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होने का पॉसिबिलिटी है या नहीं। ये चीज को हमें समझना पड़ेगा। प्राइस टू अर्निंग्स जैसा मैंने बताया 19.2 है। 148 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया है पिछले साल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 8.45% का रहा है। एंड डेट इक्विटी रेशियो इज जीरो, यानी कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन। माइक्रो कैप कंपनी अगर डेट फ्री है तो ये बहुत अच्छा बात है। पेग रेशियो हम लोग को यहाँ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में शायद लॉस किया है। तो ये कारण है कि पेग रेशियो अभी फिलहाल हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। पर चार्ट पैटर्न को देखें तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये कंपनी कुछ समय पहले तक ये 140 130 140 के रेंज में ट्रेड कर रही थी और अचानक से यहाँ पर देखिए अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ काम हुआ है एंड देर इज अ सडन स्पाइक इन द शेयर प्राइस। थोड़ा सा गिरा, अभी थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन पे है, ऊपर में अभी 230 40 तक ऊपर गया था। तो कुछ तो ऐसा कंपनी में पॉजिटिव हुआ होगा कि इतना बड़ा वॉल्यूम अचानक से कंपनी में आया और उसके साथ साथ प्राइस में इतना अचानक से राइज हुआ। तो वही चीज हमें बिजनेस मॉडल में समझना है कि कुछ ऐसा क्या पॉजिटिव हो रहा है कि इस वजह से इतना शेयर का प्राइस अचानक से बढ़ गया और वॉल्यूम्स के साथ बढ़ा। तो जब भी शेयर का प्राइस वॉल्यूम्स के साथ बढ़ता है तो समझ जाइए कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली होगा। हाँ, इसको बस ये साइन देख के इन्वेस्ट कर देंगे तो बेवकूफ बन जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना है। बट हाँ, स्टडी करने लायक कंपनी है कि क्या रीजन हो सकता है कि अचानक से वॉल्यूम इतना बढ़ा, तो ये फाइंड आउट करना इंटरेस्टिंग रहता है। पीयर का कंपैरिजन करते हैं, उसमें देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस जिसका अभी करंटली 19.7 का पी है। अब इसके पीयर के साथ अगर कंपेयर करें ईज माई ट्रिप तो इट इज ट्रेडिंग एट 67.4, इतना का पी। सैलानी टूर्स का अगर बात करें तो ये तो एकदम 180 के पी के आसपास है। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल का बात करें तो ये 7.9 के पी में है, वो बहुत ही छोटी कंपनी लग रही है, 27 रुपया पे ट्रेड करे। तो मोर और लेस अगर ईज माई ट्रिप से कंपेयर किया जाए, थॉमस कुक तो शायद अभी पी लॉस मेकिंग है, तो उसके मुकाबले ये
जो पी है वो काफी सस्ते वैल्यूएशंस पे नजर आ रहा है। इंडस्ट्री पी के से भी कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी 31-32 के आसपास का है, तो उसके कंपैरिजन में भी ये काफी सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अभी फिलहाल नेगेटिव है, तो वो तो हम लोग को पता ही है कि कंपनी लॉस कर रही है इसलिए नेगेटिव है। उसके अगेंस्ट में अगर हम ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल का देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों पॉजिटिव है, तो विच इज अ गुड साइन कि एक छोटी कंपनी यहाँ पॉजिटिव रिटर्न्स दे रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस का अगर हम ईवी बाई इबिटा देखें तो ये ईवी बाई इबिटा सिर्फ 11.22 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि हम अगर ईज माई ट्रिप का देखें तो 48.68 का ईवी बाई इबिटा है। ग्रोइंगटन वेंचर का बात करें तो 412 का ईवी बाई इबिटा है। ट्रांसकॉर्प इज 4.94, तो ये यहाँ पर भी थोड़ा सा अच्छा वैल्यूएशन दिख रहा है ट्रांसकॉर्प का। शैलानी टूर्स का बात करें तो ऑलमोस्ट 77 का ईवी बाई इबिटा मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम ईज माई ट्रिप और शैलानी टूर से कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग को इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक का बात करें तो ये 1.7 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इज माई ट्रिप 35.22 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, और ये 5.33 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके मुकाबले भी प्राइस टू बुक वाइज भी ये काफी सस्ता है। डेट इक्विटी रेशियो देखें तो ये कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। तो हर मुकाबले में हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके क्वार्टरली नंबर्स को देखते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। सितंबर में आप देखिए 23 करोड़ का रेवेन्यू था, दिसंबर में 32 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, मार्च में ये घट के 27 करोड़ का रेवेन्यू रह गया। बट जून और सितंबर ये जो दो क्वार्टर में रिजल्ट आया इस पे नजर डालिए कि जून में ये 42.32 करोड़ हुआ, सितंबर में बढ़ के 45.39 करोड़ हुआ। इबिटा मार्जिन 11.39% था, उससे बढ़ के 11 पॉइंट बढ़ के तो नहीं, थोड़ा सा घट के 11.04 हो गया, जबकि इसके पहले अभी तक कंपनी ने काफी क्वार्टर्स में लॉस किया। एंड लॉस का रीजन आप समझ सकते हैं कि टूर एंड ट्रैवल की कंपनी है, छोटी कंपनी है, और ये जो पूरा पीरियड है मार्च 2020 ऑनवर्ड्स पूरा लॉकडाउन पीरियड जैसा था कोविड की वजह से, तो वहां पर इन लोगों को बिजनेस नहीं मिला तो ऑब्वियसली लॉस में ही जाना था। तो वो तो हम लोग समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी पिछले दो क्वार्टर से इनका रेवेन्यू काफी बढ़ गया, और रेवेन्यू के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एकदम से 11.04% के आसपास हो गया। इंटरेस्ट कंपनी का कुछ है नहीं, डेट फ्री कंपनी है। तो ऑल इन ऑल कंपनी का अगर मैं बात करूं तो इन लोगों ने कंपनी ने पिछले दो क्वार्टर में काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स दिया। 4 रुपया 84 पैसा और 5 रुपया 65 पैसा का कंपनी ने अर्निंग्स दिया है पिछले दो क्वार्टर में। अब इसके पीछे कारण ये भी है कि इनका टैक्स नहीं लगा है, क्योंकि पिछले काफी क्वार्टर से ये लोग लॉस कर रहे थे, तो उसका टैक्स बेनिफिट इनको मिलेगा, तो इस वजह से टैक्स इनका नहीं लगा है। बट ठीक है, टैक्स तो नहीं लगा है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 4 रुपया 84 पैसा और 5 रुपया 65 पैसा, यानी कुछ भी नहीं तो 10.5 रुपया के आसपास का अर्निंग्स कंपनी ने ऑलरेडी पिछले दो क्वार्टर में दे दिया है। और जिस तरह का रेवेन्यू दो क्वार्टर से आ रहा है, अगर ये नेक्स्ट दो क्वार्टर इसी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट देता रहा तो आई कैन एक्सपेक्ट कि शेयर का प्राइस यहां से भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। ओवरऑल देखें, अगर मार्च 2022 का अगर देखें तो वो तो अपने को लॉस दिखेगा, तो मार्च का रिजल्ट देख के कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन दिस कंपनी इज पिछला दो क्वार्टर, जून का रिजल्ट अच्छा हुआ है, सितंबर का रिजल्ट अच्छा हुआ है, तो ये दो क्वार्टर पे फोकस करके हम लोग को एक्स्ट्रापोलेट करना है कि नेक्स्ट और दो क्वार्टर में यानी पूरा FY23 में क्या अच्छा हो सकता है या क्या बुरा हो सकता है। और वो जज हम लोग तभी कर पाएंगे जब कंपनी का बिजनेस मॉडल पूरा हम लोग को क्लियर होगा। सेल्स का बात करें तो पिछले 3 साल में देखिए -23% के कैगर से ग्रो किया है, 5 साल में -14%। तो हिस्ट्री कुछ नहीं है इस कंपनी का, हिस्ट्री में देखने लायक कुछ भी नहीं है। फिलहाल हम लोग को देखने लायक क्या है कि फ्यूचर क्या हो सकता है इसका। तो पिछले एक साल का अगर मैं बात करूं तो 106% का टॉप लाइन ग्रो किया है, और प्रॉफिट 132% से ग्रो किया है, यानी कंपनी पिछले एक साल से थोड़ा ढंग का परफॉर्मेंस देना चालू किया है। बैलेंस शीट का बात करें तो कंपनी के पास सिर्फ 8 करोड़ का शेयर कैपिटल है, 80 लाख शेयर है, 10 रुपया करके, तो 8 करोड़ का यहाँ वैल्यूएशन हो जाता है। रिजर्व्स में 96 करोड़ का रिजर्व है, डेट कुछ नहीं है कंपनी के पास। फिक्स्ड एसेट 17 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है, अदर एसेट्स 124 करोड़ का। ना व्हाट इज अदर एसेट्स, अदर एसेट्स में क्या क्या है इनके पास? ट्रेड रिसीवेबल है 78 करोड़ का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15 करोड़ का, तो कैश में भी 15 करोड़ इनके पास है। कैश फ्लो का बात करें तो पिछले साल तो खराब ही था, हम लोग को पता है, तो माइनस में कैश फ्लो था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव 21 करोड़ कहाँ से आया? क्योंकि इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया था 105 करोड़ का और खरीदा था 99 करोड़ का
और यहाँ पर भी अदर इन्वेस्टिंग आइटम में भी कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा होगा, तो वहां से 21 करोड़ रुपए इन्होंने कैश रियलाइज किया। रेशियो का बात करें तो वर्किंग कैपिटल डेज इनका थोड़ा सा बेसी रहता है, 160, 190, 139 दिन। पर पिछले 2 साल में वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा सा कम हुआ है, विच इज अ गुड साइन। पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि अभी तक 2022 तक, यानी मार्च 2022 तक कंपनी ने कोई भी ढंग का परफॉर्मेंस दिया ही नहीं था, ऑलवेज लॉस मेकिंग था। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना कि प्रमोटर के पास 61.69% होल्डिंग है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर कोई नहीं है, क्योंकि माइक्रो कैप है, तो हम लोग को पता है कि म्यूचुअल फंड कभी भी 1,000 करोड़ से नीचे की कंपनी में वो लोग इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं। पब्लिक के पास 38% होल्डिंग है। अब इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखिए कि प्रमोटर कौन है इसके। रसल क्रेडिट लिमिटेड के पास 45.36% है। रसल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास 12.73% है। एंड बिग नेम इज आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी के पास 3.6% होल्डिंग है। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको ये लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि रसल क्रेडिट लिमिटेड जो है ना वो आईटीसी की होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, और रसल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है वो रसल क्रेडिट की एसोसिएटेड कंपनी, या आप बोल लीजिए होल्ली ओन्ड सब्सिडरी काइंड ऑफ है। तो घुमा फिरा कि ये पूरा 61.69% जो है ना वो अल्टीमेटली आईटीसी लिमिटेड के कंट्रोल में ही है। तो एक तरह से ये कंपनी का प्रमोटर कौन हो गया, आईटीसी लिमिटेड हो गया। तो किस पेडिग्री की ये कंपनी है माइक्रो कैप, पर इसके प्रमोटर का जो पेडिग्री है वो आप समझ जाइए कि आईटीसी लिमिटेड की कंपनी है। तो इसीलिए ये कंपनी माइक्रो कैप होने के बावजूद भी थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट लगा कि आखिर आईटीसी अगर इसका प्रमोटर है, कंपनी इतने सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, पिछले 2 क्वार्टर से काफी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, तो इसे स्टडी करना बनता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो इसमें स्टडी करते हैं और इसके बारे में वीडियो बनाते हैं। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, जो समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में हम ऐसे ही कंपनी का डीप डाइव एनालिसिस करते हैं, कंपनी के बिजनेस के बारे में पूरा डीपली समझते हैं, और कोशिश करते हैं कि पूरा सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन एक कंपनी के बारे में रिक्वायर्ड होता है एज ए एनालिस्ट, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप इस डिसीजन पे पहुंच पाए कि कंपनी में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी हमारे चैनल से कुछ नॉलेज ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। कंपनी क्या है, क्या काम करती है, इसको आराम से समझेंगे, ताकि हम लोग को क्लियरिटी हो कि ये कंपनी माइक्रो कैप होने के बावजूद भी क्या इन्वेस्ट करने लायक है इस कंपनी में, या थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए हमें। तो इसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1981। इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड स्टार्टेड ऑपरेशंस एज इंडियाज फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड ट्रैवल कंपनी। तो इंडिया की सबसे पहली ट्रैवल कंपनी जो जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी वो था इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड। At present, company is engaged in the business of providing travel related services to the travelers in India and abroad. इंडिया में हो या अब्रॉड हो, ये लोग ट्रैवलिंग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। With diverse product portfolio, extensive national footprint, strong reputation for service quality. सर्विस का क्वालिटी में इनका रेपुटेशन बहुत हाई है, और इनके कस्टमर्स काफी इनको रिलायबल भी मानते हैं। एंड एनविएबल कस्टमर पोर्टफोलियो, ITH has become one of the India's most admired travel companies. तो ट्रैवल कंपनीज में बोल रहे हैं कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड कंपनी है, भले ही छोटी कंपनी है, बट इनका क्वालिटी ऑफ सर्विस इज वेरी हाई एंड कस्टमर इनके ऊपर रिलायबिलिटी भी काफी अच्छा मानते हैं। Our quest to enhance your travel experience continues and we strive to keep going. तो ये तो कंपनी का बोलना है कि हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस को और कैसे बेटर बनाया जाए। एसोसिएट कंपनी देखिए, ITHL इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ आईटीसी लिमिटेड। तो एसोसिएट कंपनी कहला रही है, ना कि सब्सिडरी कंपनी। बट इनडायरेक्टली आप जिस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप समझ जाओ ना, 61% होल्डिंग अगर आईटीसी के पास है तो जरूर बोर्ड को कंट्रोल भी आईटीसी ही करेगा, भले ही नाम के वास्ते वो लोग बोले कि सब्सिडरी नहीं है। ठीक है, सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएट ही है, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो है ही।
So it is an associate company of ITC. ITC holds 3.6% stake in the company. Then Russell Credit Limited, which is wholly owned subsidiary and investment arm of ITC, holds 45.3% stake in the company. And Russell Investment Limited, which is an associate company of Russell Credit Limited, holds 12.73% stake in the company. यानी आईटीसी खुद 3.6% स्टेक ले रखी है। आईटीसी का जो एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है रसल क्रेडिट लिमिटेड, जिसके थ्रू आईटीसी इन्वेस्टमेंट का काम करती है, उसके पास 45.3% होल्डिंग है। एंड रसल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि रसल क्रेडिट के एसोसिएटेड है, वो 12.73। तो टुगेदर आईटीसी ग्रुप होल्ड 61.69% स्टेक। तो ऑल टुगेदर अगर मैं आईटीसी ग्रुप का बात करूं तो मिला जुला के 61.69% स्टेक किसके पास है? आईटीसी लिमिटेड के पास। कंपनी रिसीव्स ऑपरेशनल सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट। पेरेंट कौन हो गया? कहीं ना कहीं आईटीसी हो गया। इन टर्म्स ऑफ डेप्यूटेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सन। तो जैसा मैंने बताया, बोर्ड्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें जरूर आईटीसी का इन्फ्लुएंस होगा। तो यहां पर ये लोग खुद बोल रहे हैं कि जो की मैनेजरियल पर्सन है उसमें अपॉइंट करने का काम जनरली आईटीसी करता है। मेंबरशिप का बात करते हैं, इनके पास मेंबरशिप बहुत इंटरेस्टिंग। कंपनी इज एन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेंबर। तो जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, कंपनी उसकी मेंबर है। तो मेंबर होने से क्या होता है, इनके पास वो लाइसेंस हो जाता है एक तरह से कि दे कैन परचेज टिकट्स, दे कैन ऑफर टिकट्स ऑफ 265 मेंबर एयरलाइंस बाय यूजिंग द बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान। यानी इनको वो लाइसेंस मिल जाता है और अकॉर्डिंग टू दिस मेंबरशिप इनके पास 265 एयरलाइंस है वर्ल्ड वाइड में। एयरलाइंस तो और भी ज्यादा होगी। आउट ऑफ द टोटल 265 एयरलाइंस ऐसी है जिनका टिकट्स बुकिंग करने का परमिशन इनके पास है। एज अ ट्रैवल एजेंट ये लोग इस 265 मेंबर एयरलाइंस का टिकट्स बुक कर सकते हैं बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान के अनुसार। मैनेजमेंट का बात करते हैं तो मैनेजमेंट में यहाँ पर कौन है? नकुल आनंद। आनंद है इनका पेडिग्री, आप देखिए। सो नकुल आनंद इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सिंस 6 ऑफ जनवरी 1998। तो 98 से ये कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी फ्रॉम 21 मार्च 2009। और 21 मार्च से ये कंपनी के चेयरमैन बन चुके हैं। ही इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ आईटीसी। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ आईटीसी में ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड देन ही इज अ चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। तो कहीं ना कहीं आईटीसी का इन्फ्लुएंस आपको नजर आ ही रहा है। एंड ओवरसीज द हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस फॉर आईटीसी। तो आईटीसी का जो भी हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस है उसको यही संभालते हैं। और आईटीसी का हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म संभालते हैं और ये ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी के वो चेयरमैन है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक तरह से मिलके ही काम कर रहे हैं। जहां पर आईटीसी को इस कंपनी का जरूरत पड़ता है वो कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिल जाता है। कहीं पर अगर आईटीसी को सपोर्ट का जरूरत पड़ता है तो ये कंपनी आईटीसी को सपोर्ट करती है। तो दे बोथ हेल्प ईच अदर आउट। तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ अगर जुड़ के ये लोग काम कर रहे हैं और उसका ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ इनका भी बिजनेस कनेक्टेड है तो डेफिनेटली क्रॉस ऑर्डरिंग काफी आएगा, क्रॉस क्रॉस सेलिंग काफी होगा। कुछ काम उनके पास नहीं होगा तो वो इनको ट्रांसफर कर देंगे, कुछ काम इनके पास नहीं है तो वो आईटीसी को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्रॉस सेलिंग यहाँ पर होता रहेगा। हाँ, प्रोवाइडेड है कि आर्म्स लेंथ में होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आर्म्स लेंथ में होगा क्योंकि आईटीसी का जिस तरह का मैनेजमेंट पेडिग्री हम लोग समझ सकते हैं कि आर्म्स लेंथ में ही, मतलब आईटीसी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू तो एटलीस्ट नहीं आना चाहिए। आनंद ज्वाइंड erstwhile आईटीसी होटल लिमिटेड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। ये तो इनका हिस्ट्री बता रहा है। आनंद हैज बीन अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड पास्ट चेयरमैन ऑफ सीआईआई नेशनल टूरिज्म कमिटी। तो होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और सीआईआई नेशनल टूरिज्म कमिटी के चेयरमैन भी रह सकते हैं। तो इनका पेडिग्री देख के आप समझ जाओ कि इनको ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस का कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अब देखते हैं ये कंपनी क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है। तो सबसे पहला सर्विस ये जो कंपनी ऑफर करती है वो है कार रेंटल्स। द कंपनी प्रोवाइड्स लग्जरी एंड प्रीमियम कार सर्विसेज विद 2200 प्लस कार फ्लीट्स इन अबाउट 70 लोकेशंस। तो 70 अलग अलग लोकेशंस में 2200 कार फ्लीट्स इनके पास है और इसके जरिए ये लोग प्रीमियम या लग्जरी कार का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड प्राइवेट एयरपोर्ट ट्रांसफर्स। International Travel House Limited commands a leadership position
इन द कॉर्पोरेट कार रेंटल सर्विस इन इंडिया। तो कॉर्पोरेट कार रेंटल सर्विस का मतलब दो तरह का होता है। देखिए इसमें क्या हुआ, मान लो कि कोई कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके जो चेयरमैन है या जो की मैनेजर पर्सनल है, वो लोग आए दिन काफी ट्रैवल करते हैं बिजनेस पर्पज से। तो उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने का काम, या वो लोग आ रहे हैं तो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके लाने का काम, ये सारा को बोलते हैं कॉर्पोरेट कार रेंटल सर्विस। ये एक होता है। दूसरा होता है कि कभी कभी इंप्लॉइज को घर से पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी बहुत सारी कंपनी देती है, तो वहां पर जो कार फैसिलिटी मिलता है वो कार फैसिलिटी भी ये देती है। तो इस तरह का कॉर्पोरेट कार रेंटल सर्विस फैसिलिटी में इन लोग का महारत है। और कंपनी क्या बोल रहा है, वी केटर टू मोर देन 50% ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज एंड अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ग्लोबल एमएनसीज। तो ये बोल रहे हैं हम लोग 50% ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए कार कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और हमारा 60% ऑफ द रेवेन्यू ये ग्लोबल एमएनसी से आता है। ठीक है, तो 60% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ग्लोबल एमएनसी, यानी बड़ी बड़ी कंपनी के लिए लोग काम करते हैं। These numbers demonstrate our commitment towards providing reliable and efficient कार रेंटल सर्विस। अब आप सोचिए बड़ी बड़ी जो ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज हो, वो लोग अगर इसको प्रीफर कर रही है कार रेंटल के लिए, तो डेफिनेटली इनका क्वालिटी कुछ तो वैसा होगा उस लेवल का कि वो लोग इसको प्रीफर कर रहे हैं। नेक्स्ट सर्विस ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं बिजनेस ट्रैवल। बिजनेस ट्रैवल क्या होता है? बिजनेस ट्रैवल होता है जैसे कि कंपनी के, जैसे मैंने बताया, की मैनेजरियल पर्सनल लोग आए दिन ट्रैवल करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उनका टिकट्स बुक करने का काम, उनका वीजा, अगर वो लोग बाहर जा रहे हैं तो वीजा अप्रूवल का काम, ठीक है, ये सारा काम ये लोग करके देते हैं कि सामने वालों को ट्रैवलिंग करते समय कोई दिक्कत ना। तो एयर टिकट्स बुक करना, वीजा के लिए अप्लाई करना, वीजा सैंक्शन हो गया तो फिर होटल बुकिंग करना, साइट सीइंग, अगर मान लो किसी को घूमने फिरने जाना है वो तो लेजर में आ गया, पर बिजनेस के लिए अगर मान लो बिजनेस का मीटिंग किसी होटल में ऑर्गेनाइज करना है तो वो होटल बुक करना, या कहीं पर सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है तो वो सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना, ये सारा कुछ इस बिजनेस ट्रैवल के अंदर में आ जाता है। तो ये सारा काम ये लोग करके देने में महारत हासिल है। तो वही बोल रहे हैं, राइट फ्रॉम द ट्रिप्स वी डिजाइन द कार्स यू बुक, वी बिलीव इन सीकिंग आउट द न्यू travel experience in an environmentally and culturally responsible way. For us, for the world, come join the pursuit। जैसे ठीक है, तो अल्टीमेटली इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देना और आपके लिए कंफर्टेबली सब कुछ पहले आगे से आगे अरेंज कर देना, ताकि बिजनेस ट्रैवल में आपको किसी भी तरह का कोई टेक्निकल डिफिकल्टी ना आए। दिस इज व्हाट दे ट्राई टू डू। तीसरा इनका जो सर्विस है, माइस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कन्वेंशंस एंड एग्जीबिशंस। तो एक एक करके समझते हैं क्या होता है। सबसे पहला, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना। एकदम सिंपल सा चीज है, अगर आप मान लो कंपनी का एजीएम होने वाला है या कंपनी का कोई बोर्ड मीटिंग होने वाला है, तो वहां पर आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, तो आपको क्या माइक फैसिलिटी चाहिएगा, साउंड बॉक्स चाहिएगा, एक प्रॉपर फर्निशिंग वैसा चाहिएगा। तो ये लोग वो सारा कुछ अरेंज करके देते हैं, बोलते हैं आप इस हॉल में आ जाइए, कितने लोग हैं उस हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट कर देंगे, जो भी माइक वाइक का व्यवस्था करना है सब कुछ कर देंगे, तो पूरा मीटिंग का अरेंजमेंट ये लोग कर देंगे। तो ये पहला काम है इनका, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना। फिर है इंसेंटिव। इंसेंटिव में क्या होता है कि जैसे बहुत सारी कंपनी होती है जहां पर सेल्स टारगेट अचीव करने से एम्प्लॉय को कुछ टूर एंड ट्रैवल के लिए भेजा जाता है कि चलो 2 दिन का ये ट्रिप वो ट्रिप, तो वो जो इंसेंटिव प्लान होता है वो भी ये लोग पूरा बना के दे देते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय को इस तरह का इंसेंटिव दे सकते हैं, ये इंसेंटिव में आप एम्प्लॉय को इतना दिन के लिए वहां भेज सकते हैं, या इस होटल में 2 दिन का स्टे भेज सकते हैं, रिजॉर्ट में स्टे दे सकते हैं। तो ये सब इंसेंटिव्स का काम भी ये लोग करते हैं। ठीक है, फिर ये लोग का काम आता है इंसेंटिव के बाद ये सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराना। तो इस सेमिनार्स में ये लोग क्या करते हैं, आप देख सकते हैं एग्जीबिशन और सेमिनार्स में क्या होता है, अगर आपको आ, उस तरह का मतलब कोई सेमिनार करना है तो वहां पर इस तरह का टेबल वेबल अरेंज करना, हॉल का बुकिंग करना, स्टेज बना के देना, पूरा मतलब बेसिकली अरेंजमेंट करके देना। जैसे हम लोग के घर में क्या होता है, शादी ब्याह में हम लोग क्या करते हैं, किसी इवेंट वाला को हायर करते हैं, वो इवेंट वाला क्या करता है, सब कुछ रेडी करके दे देता है हम लोग को। केटरर को हायर करते हैं कि भाई खाने पीने का पूरा मेनू बना के दे देता है, हम लोग खुद गेस्ट की तरह चले जाते हैं और सब कुछ वहाँ रेडीमेड मिलता है। तो वो होता है फैमिली फंक्शंस के लिए। यहाँ पर बिजनेस फंक्शंस में क्या होता है, आपको सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, आपको लोगों को इनवाइट करना है, लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना है, लोगों के बैठने का इंतजाम करना है, वो सारा कुछ ये लोग कॉन्फ्रेंस हॉल को बुक करना, हॉल में स्टेज बनाना, लाइटिंग का अरेंजमेंट करना, माइक्स का अरेंजमेंट करना, अगर आपको एलईडीज चाहिए तो एलईडीज का अरेंजमेंट करना, आप देख सकते हो यहाँ पर बड़े बड़े एलईडीज लगाए हुए हैं, तो एलईडी का अरेंजमेंट करना, फिर टेबल चेयर का अरेंजमेंट करना, सब कुछ ये लोग ऑर्गेनाइज करके देते हैं। तो सेमिनार्स कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो काम भी ये लोग करके देते हैं। फिर एग्जीबिशन, अगर आपको बिजनेस एग्जीबिशन कहीं पर लगाना है, जैसे ऑटो का एग्जीबिशन होता है, टेक्निक टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन होता है,
तो एग्जीबिशन कहीं पर ऑर्गेनाइज करना है तो वो भी वो लोग जगह, आपका कहाँ पर कितना कितना स्पेस आपको मिलेगा, कौन सा काउंटर आपको मिलेगा, और भी लोगों को इनवाइट करना है तो उनको इनविटेशन भेजना, ये सारा एग्जीबिशन पूरा ऑर्गेनाइज करने का काम ये लोग करते हैं। फिर लेजर ट्रेवल तो हम लोग जानते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप में हम लोग बुक करके कहीं भी हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाना है तो ये लोग लेजर का ट्रैवलिंग का पूरा काम करते हैं। चाहे रेलवे टिकट्स बुक करना हुआ, एयर टिकट्स बुक करना हुआ, होटल्स का बुकिंग करना हुआ, या कार रेंटल, हम लोग जानते हैं ये कार का सर्विस प्रोवाइड करना, टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइड करना, एक एक डेस्टिनेशंस में जाके सारा इटिनरी बना के दे देना कि आप कितना बजे ब्रेकफास्ट, कितना बजे कहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ कितना देर रुकेंगे, फिर वहां से कितना बजे, तो पूरा इटिनरी बना के वो सर्विस प्रोवाइड करना। ये सारा काम ये लोग लेजर ट्रेवल का, डोमेस्टिक ट्रैवल भी करते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर डोमेस्टिक ट्रैवल ये लोग करा रहे हैं, राजस्थान रूट्स, अंडमान, साउथ इंडिया में। फिर इंटरनेशनल ट्रैवल भी ये लोग करा रहे हैं, नेपाल, दुबई, मालदीव्स, ये सब सब जगह ये लोग इंटरनेशनल ट्रैवल भी करवाते हैं और डोमेस्टिक ट्रैवल भी करवाते हैं। तो ये सारा फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ऑल टुगेदर ये लोग क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ये लोग कार रेंटल का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर बिजनेस ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं, माइस में मीटिंग्स, इंसेंटिव, कन्वेंशंस एंड सेमिनार्स और एग्जीबिशंस हो गए, फिर लेजर ट्रैवल डोमेस्टिक हो गया या इंटरनेशनल हो गया। अब देखते हैं मैनेजमेंट का क्या बोल रहा है। मैनेजमेंट ने बोला है कि a company estimates that the airline industry lost about 126 billion dollar in 2021 due to covid। तो एयरलाइन इंडस्ट्री में इतना बड़ा नुकसान हुआ एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच प्री पेंडेमिक लेवल बाय 23-24। और उम्मीद है कि 23-24 तक ये लोग प्री कोविड लेवल पे पहुंचेंगे, यानी अभी भी 6 महीना बाद से जो 23-24 का जो ईयर चालू होगा तब प्री कोविड लेवल पे ये इंडस्ट्री पहुंचेगा। द पेंडेमिक हैज डीपली द पेंडेमिक हैज डीपली अफेक्टेड द कॉर्पोरेट ट्रैवल बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ये तो हम लोग को पता ही है, कॉर्पोरेट ट्रैवल काफी इफेक्ट हुआ था पेंडेमिक की वजह से। ज्यादातर लोग आज भी जूम पे ही मीटिंग कर लेते हैं, जो पहले ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलने जाते थे अब जूम पे ही काम हो जाता है। सो कॉर्पोरेट ट्रैवल हैज बिगन टू रिकवर, पर अब धीरे धीरे कॉर्पोरेट ट्रैवल मिड ऑफ फरवरी से दोबारा से रिकवर होना चालू हो गया एंड इज एक्सपेक्टेड टू गैदर मोमेंटम इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। International travel, which forms the bulk of the gross transaction value, got deeply impacted during the year due to COVID variants of COVID-19। तो बोल रहा है ज्यादातर जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू जो एयर टिकट्स का बुकिंग होता है उसमें ज्यादा बुकिंग किसका होता है, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रैवल का होता है। कि लोग बिजनेस के वजह से दूसरे कंट्री में जाके मीटिंग करते हैं या अपने ब्रांच ऑफिस में जाते हैं, इस तरह का जो ट्रैवलिंग होता है वो सबसे ज्यादा एयर टिकट्स का बुकिंग होता है। ये पूरी तरह से इम्पैक्टेड था ड्यू टू कोविड, बट अब इनको लग रहा है कि धीरे धीरे ये फरवरी से रिकवर होना चालू हुआ है, लोग दोबारा से बिजनेस ट्रैवल करना चालू किया। अब कंपनी क्या बोल रहा है, योर कंपनी हैज टेकन नंबर ऑफ स्टेप्स रिलेटेड टू कॉस्ट कंट्रोल by selecting a robust booking technology system and centralization of process to make itself into a lean entity driven by digitization। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है, तो कंपनी बोल रही है कि ये जो 2 साल बीता ना उसमें हम लोगों ने अपने बिजनेस को काफी स्ट्रीमलाइन कर लिया है, काफी ऑटोमेटिक और सेंट्रलाइज सिस्टम कर लिया है, जिससे हम लोग का खर्चा काफी कम होने लगा। तो उस समय तो रेवेन्यू भी कम था और खर्चा हम लोगों ने धीरे धीरे कम किया। उसका एडवांटेज अब मिलेगा जब खर्चा तो कम करने का टेक्निक हम लोग सीख गए हैं, डिजिटाइजेशन में आ गए हैं पूरी तरह से, तो खर्चा तो अब कम हो चुका है। अब जैसे जैसे बिजनेस ट्रैवल चालू होगा हम लोग का इनकम बढ़ते जाएगा। तो खर्चा ऑलरेडी डाउन कर लिया, अब इनकम दोबारा से प्री कोविड तक आएगा, तो जो स्प्रेड है, जो मार्जिन है, वो उतना ज्यादा मिलेगा जितना पहले हिस्ट्री में हम लोग को कभी उतना मार्जिन नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों ने अपना खर्चा कम कर लिया। और अब इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा मार्जिन उतना बेटर होते जाएगा। माइस बिजनेस में हम लोग को बोलना है, द पेंडेमिक लेड टू कैंसिलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द माइस इवेंट्स। तो पेंडेमिक की वजह से जितना भी मीटिंग्स से सब कैंसिल हो गए थे। डिजिटल मीटिंग्स जूम पे होने लगा एंड अदर प्लेटफॉर्म पे होने लगा, विथ ट्रैवल अज्यूमिंग नॉर्मलसी। पर अब जैसे जैसे ट्रैवल दोबारा से नॉर्मलसी पे आ गया है फरवरी 22 ऑनवर्ड्स, माइस सेगमेंट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो। तो माइस सेगमेंट भी उम्मीद है कि अब दोबारा से नॉर्मल होने लगेगा, टू ग्रो फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23। सेकेंड हाफ यानी हम लोग अब जो अक्टूबर में आ गए हैं, तो अक्टूबर 22 से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माइस सेगमेंट विल अगेन स्टार्ट टू रिकवर। Your company continues to pursue and engage with the corporates to keep a pulse of the future planning। और बोल रहे हैं हम लोग हर कॉर्पोरेट्स के साथ, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ रेगुलर टच में है,
ताकि हम लोग पल्स को समझ सके कि आने वाले समय में उन लोग क्या प्लान कर रहे हैं। जूम पे मीटिंग करेंगे, जैसे कंपनी का एजीएम होता है, तो अभी तक तो जूम पे ही हो रहा था 2 साल। अब एजीएम दोबारा से वो लोग इवेंट्स करके करेंगे। इन्वेस्टर मीट जो होता है स्टॉक मार्केट में, वो दोबारा से सेमिनार के वे में होगा या जूम पे होगा। कैसे क्या करेंगे वो बोला, हम लोग कंटिन्यूअसली टच में। इनबाउंड आउटबाउंड लेजर का काम भी ये लोग बोल रहे हैं, हम लोग काफी इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो इनका बोलना है, देखो, your company capitalized on leisure travel when restrictions were eased during the third and fourth quarter of the financial year 21-22। तो कंपनी लेजर ट्रैवल पे काफी कैपिटलाइज की। वो बोल रहे कि हम लोग का लेजर ट्रैवल काफी इंप्रूव हुआ, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं पूरा दुनिया में क्या हुआ था, रिवेंज टूरिज्म हुआ था। जब लॉकडाउन खुला तो लोग एक तरह से रिवेंज टूरिज्म पे चले गए। जो 2 साल से घर में बैठे थे, 1.5 साल से घर में बैठे थे, वो एकदम भीड़ करके सब जगह घूमने निकल गए, जैसे कि कैद से निकला हुआ इंसान। तो उसका इन लोगों ने काफी फायदा उठाया। और जो भी रेवेन्यू इस समय इस दौरान में जो भी इन लोगों ने रेवेन्यू अर्न किया, वो लेजर टूरिज्म से ही किया। कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद आईटीसी ग्रुप, ये लोग खुद बोल रहे, देखिए कि कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स एंड फॉर्मुलेटेड अ सेफ ड्राइवेबल गेटवेज। In addition, the company launched magical journeys, which are destination-based experience at selected domestic and international locations। तो कंपनी ने आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ टाई अप कर लिया कि मेरे यहाँ जो भी आएंगे लेजर ट्रैवल के लिए, हम आपके होटल्स में बुकिंग करवाएंगे। तो अब कस्टमर को क्या एडवांटेज मिला कि आईटीसी के लेवल का होटल इनको मिल रहा है, और मे बी टाई अप की वजह से सस्ते रेट में मिल रहा होगा, तो यहाँ पर इनका भी गुडविल बन गया, कस्टमर को भी फायदा हो गया। फिर मैजिकल जर्नीज के लिए लोग अलग अलग डेस्टिनेशंस में कुछ टाई अप कर लिए कि हमारे वहां पर आएंगे तो ये सब डेस्टिनेशंस पे हम घुमाने ले जाएंगे। तो ये सारा कुछ ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्टेप इन्होंने लिया। ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है, तो ये बोले 2021 में तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस एकदम ही बहुत डाउन हो गया था। द सेकेंड कोविड डेल्टा में तो और भी ज्यादा सीवियर हो गया था, एकदम लोग का, बहुत लोगों का डेथ हुआ था, क्या बताएं। The transport business of your company performed well during the second half of the year, except where it was briefly interrupted by the Omicron variant। बोले ट्रांसपोर्ट बिजनेस अच्छा था, खाली बीच में कुछ दिन 45 डेज के आसपास ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था। पर बोल रहा है जैसे जैसे इकोनॉमी बिगिंस टू गेट बैक ऑन द फीट, ऑल्दो ग्रेजुअली, द पास्ट 2 years have witnessed large scale transformation in the way of individuals life। बोल रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी दोबारा से अपने पटरी पे आएगा, लोग ट्रैवल करना चालू करेंगे, फिर से अभी जितना वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, धीरे धीरे वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर डेवलप होने लगेगा, ट्रांसपोर्ट बिजनेस दोबारा से चालू होने, मतलब जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी तो बंद ही हो गया था ना। जब लोग पिक एंड ड्रॉप, आप कॉमन सेंस लगाइए, पिक एंड ड्रॉप ज्यादा कौन देता है, आईटी कंपनी ज्यादा पिक एंड ड्रॉप देती है अपने अपने मतलब एम्प्लॉइज को। तो वहां पर क्या हुआ था, जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जहां डेवलप हुआ, पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम ही बंद हो गया। तो पिक एंड ड्रॉप का बंद हुआ, तो ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। पर अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि सारी आईटी कंपनीज बोल रही है कि नहीं, अब ऑफिस में आके काम करो, दोबारा से कम बैक टू द ऑफिस। तो अब जैसे जैसे लोग दोबारा से वर्क फ्रॉम ऑफिस चालू होगा, वैसे वैसे ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस अपना लाइन पे आने लगेगा। तो मोर और लेस जितना दुख का दिन था ना, एक तरह से कंपनी का वो दुख का दिन निकल गया। और इस दुख के दिन में कंपनी अपना बिजनेस को काफी स्ट्रीमलाइन किया, काफी ऑटोमेट किया, जिसकी वजह से वो लोग अपना खर्चा कम कर पाए, लेबर के ऊपर डिपेंडेंस कम कर दिया, लेबर एक्सपेंसेस को कम कर दिया, और अपने खर्चा को मिनिमाइज कर दिया। और अब क्या हो रहा है कंपनी के साथ कि अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। ठीक है, दोबारा से सारा इकोनॉमी खुल रहा है, ट्रैवल चालू हो रहा है, बिजनेस ट्रैवल, लेजर ट्रैवल सब अच्छा हो रहा है। तो वहां पर अब खर्चा कम हो गया और बिजनेस का रेवेन्यू दोबारा से प्री कोविड तक जाने वाला है, आज नहीं 6 महीना के अंदर चला जाएगा। तो वहां कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट दिखेगा। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल हम लोगों ने कंपनी का समझ लिया कि कंपनी क्या करती है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे जो लॉजिकल वैल्यूएशन नजर आता है, वो मैंने अपने लॉजिक के हिसाब से एक वैल्यूएशन बनाया है। बट इससे पहले मैं वैल्यूएशन दिखाऊं, एक डिस्क्लेमर दूंगा, ये मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि आपको बता सकूं कि कंपनी में क्या अच्छा है क्या खराब है, और फिर आप खुद अपना डिसीजन लें कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। तो अभी कंपनी का जो रिवेन्यू पिछले साल रहा था 94 करोड़। ठीक है, और अगर मैं पिछले 2 क्वार्टर का बात करूं तो 92 करोड़ के आसपास का कंपनी ने ऑलरेडी पिछले 2 क्वार्टर में, जून और सितंबर में रिवेन्यू कर लिया है। तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में जो भी रिवेन्यू आएगा, तो अगर सब कुछ और अच्छा चला तो आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम 92 करोड़ तो हो गया, तो और कम से कम 65 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू 2 क्वार्टर में, कुछ भी नहीं तो उतना तो रिवेन्यू कंपनी करेगी।
तो 155 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी FY23 में कर लेगी। विथ EBITDA मार्जिन्स ऑफ 12%, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका शेयर प्राइस 488 या फिर थोड़ा सा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसिडर करें तो 440 450 रुपया तक ऊपर जा सकता है, अगर सब कुछ इसी तरह से चला जैसा पिछले 2 क्वार्टर में चला है। फेयर वैल्यू का बात करें तो अगर सिर्फ 50% का एक कंपनी में ग्रोथ आता है, यानी अगर रेवेन्यू खाली 141 करोड़ का आता है, तो 141 करोड़ में 92 करोड़ इज ऑलरेडी अचीव्ड। ठीक है, आप समझिए 92 करोड़ इज ऑलरेडी अचीव्ड। और कितना अचीव करना, 50 करोड़, तो 2 क्वार्टर में और 50 करोड़ तो हो ही जाएगा। और 11.3% का अगर मार्जिन रहता है कंपनी के पास, तो भी इसका फेयर वैल्यू जो निकल के आता है वो 334 रुपए के आसपास निकल के आता है। तो आज के डेट में कंपनी का जो फेयर वैल्यू दिखता है, पॉसिबिलिटी 335 रुपए तक दिखता है। पर अगर दोबारा से खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि ट्रैवल वैवल थोड़ा सा दिक्कत में आ जाए, दोबारा से लोगों का बिजनेस थोड़ा सा रुक सा जाए, तो इनका अगर सिर्फ 131 करोड़ का रेवेन्यू आता है, यानी यहाँ से सिर्फ 2 क्वार्टर में सिर्फ 40 करोड़ का रेवेन्यू और करती है, जो कि चांसेस बहुत ही कम है, तो इबिटा मार्जिन अगर 11% का रहता है, तो कंपनी का शेयर प्राइस नीचे अगर गिरेगा भी ना, तो 246 तक इज द बियर फेज में इसका जो वैल्यूएशन 246, वो भी अभी के करंट प्राइस से ऊंचा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में देयर इज नथिंग टू लूज, जो सिचुएशन अभी दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है देयर इज एनीथिंग टू लूज इन दिस कंपनी। बट हाँ, अगेन डिस्क्लेमर ये है, माइक्रो कैप कंपनी है, नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हैं सिर्फ 80 लाख शेयर है कंपनी के पास। तो इस तरह की कंपनी में हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहता है। माइक्रो कैप कंपनी ऐसी होती है जहां पर पैसा लगाना थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव माना जाता है, और मैं कभी भी स्पेक्युलेशन के फेवर में नहीं हूँ। ये कंपनी मैंने स्टडी करने का सिर्फ इसीलिए डिसाइड किया, माइक्रो कैप का मैं जनरली वीडियो नहीं बनाता हूँ। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि आप माइक्रो कैप पे वीडियो बनाइए, GTL इंफ्रा पे बनाइए, और भी छोटे छोटे कंपनीज का नाम आता है। बट मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी में नहीं समझ में आता है कि उसमें क्या होता है, बहुत सारा ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटीज भी होते हैं बहुत बार, तो वहां हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो आई ट्राई एंड अवॉइड। इसको स्टडी करने के पीछे सिर्फ रीजन यही था कि आईटीसी की बैक्ड कंपनी है, तो आईटीसी का पेडिग्री है कहीं ना कहीं कंपनी के साथ, और कंपनी का वैल्यूएशन काफी अच्छा, बिजनेस मॉडल भी अच्छा ही लग रहा है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो इसके बारे में स्टडी करते हैं। बट आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको कंपनी अच्छी लग रही है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। मेरे इस एनालिसिस के बेसिस पे प्लीज कोई डिसीजन मत लीजिएगा। इट इज रिस्की, माइक्रो कैप में पैसा लगाना रिस्की होता है, और ये मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और एनालिसिस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बना रहता है इससे। और आप नए आए हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे और भी अच्छे अच्छे कंपनीज पे इसी तरह से डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, बिजनेस को समझेंगे और वैल्यूएशंस भी निकालेंगे। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर आप हमारे साथ किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये हमारा ईमेल आईडी है, इसमें आप हमें मेल कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या चेंजेस आप देखना चाहेंगे, क्या इंप्रूवमेंट आप देखना चाहेंगे। वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से कमेंट लिखते हैं। तो कृपया हमारे साथ टच में रहिए किसी भी तरह से आप चाहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।